तो रिपदमन सिंह जी का ये कहना था कि निरंजन यार अंग्रेज़ों से मैं फ़ोटोशूट वगैरह नहीं करवाना चाहता, तो एक काम कर, तो एक लंदन का टूर काट के और तो वहाँ से फ़ोटोग्राफी सीख के। क्या बात है। सो आई थिंक इट वाज इन 1920 और 18। तो फिर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने वहाँ पे जा कर के कोटक कंपनी से 1 साल फ़ोटोग्राफी सीखी और फिर वो वापस आए। वो आकर के फिर उन्होंने शौकिया तौर पे फ़ोटोग्राफी शुरू की। ओके, तो ये तो हो गया। और वैसे अपनी फैमिली में पीछे मतलब क्या बिजनेस करते थे, क्या था, किस तरह से? जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे सरदार इंदर सिंह ग्रेवाल, हाँ जी। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फैमिली के अपने जो महाराजा पटियाला या महाराजा नाभा, इस फैमिली के हम बहुत क्लोज थे। हाँ, महाराजा नाभा के साथ तो फैमिली सॉर्ट ऑफ फैमिली जैसा ही था, क्योंकि हीरा बाग में ही रहते थे ये लोग। और हीरा बाग का नाम रिपदमन सिंह जी के फादर सरदार महाराजा हीरा सिंह के नाम से ही था। तो सीखने के बाद उन्होंने वहाँ पर 20th सेंचुरी को ज्वाइन किया। अछूत कन्या ऐसी कुछ कुछ याद अच्छा, है। अछूत कन्या तो बड़ी फेमस फिल्म है। हाँ, तो उन्होंने ज्वाइन किया था एज डेवलपिंग प्रिंटिंग असिस्टेंट। द एक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार। अच्छा। और फादर ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था जिसमें सैलरी उनकी रखी गई थी 80 रुपीज़ पर मंथ। इज इट? ओके, ठीक। आपने जो इंस्टीट्यूट बनाया वो इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद बनाया, जी, जी, जिसमें कंप्लीट आपको एक फोटोग्राफर निकल के बाहर लाने की आपकी जो एक सोच है वो कंप्लीट होती है वहाँ पे। ठीक बात है सर। तो जो आप कर सकते हो वो एक फोटोग्राफर अगर इंस्टीट्यूट चलाएगा वो नहीं कर सकता है। ये बच्चा इस तरफ बढ़ सकता है और इसको ये बनाया जा सकता है। बच्चे को कंपटीशन एनालिसिस समझ में आता है, ब्रांड पैकेजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो वो बड़ी टीम का मेंबर बने, या तो फ्रीलांसिंग करना है तो ये सब सीखे, तो ये क्लियर हो जाता है। और स्टूडेंट्स फिर जब 3 साल या 1 साल भी हमारा डिप्लोमा या बैचलर्स भी हम लोग जो करते हैं तो उसमें क्लैरिटी के साथ करते हैं। जो एक्सपोजर है, यस, इफ़ यू कैन कंट्रोल एक्सपोजर यू आर ए फोटोग्राफर। फिर हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेंटोर्स हैं और इवन अब्रॉड से जो हमारे मेंटोर आते हैं पढ़ाते हैं, वो उनको स्पेशलाइज फील्ड के अंदर कैसे मोल्ड करते हैं और कैसे उनको सिखाते हैं, निखारते हैं, वो हमारे एक एडेड प्रोग्राम है। लेकिन जो आजकल हैं बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनका अब अंदर से निकलता है कि नहीं, फोटोग्राफी की रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे आईआईपी के गवर्निंग काउंसिल हेड श्री परम ग्रेवाल, करण ग्रेवाल आपके सुपुत्र। करण अपनी 4th जनरेशन फोटोग्राफी में इनके ग्रेट ग्रैंडफादर परम सर और करण फोटोग्राफी की एक लीगेसी बनाते हुए आ रहे हैं। और आज हम जानेंगे जो सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। थैंक यू जी। करण कैसे हैं? बढ़िया सर। सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे। परम सर हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के ही स्टूडेंट रहे हैं। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली आए, हम इनके पीछे पीछे दिल्ली आए। और परम सर पटियाला से, इनके पीछे से पटियाला से हैं और एक लंबा फोटोग्राफी का इतिहास है। तो सर मैं आपसे आईआईपी के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें जानना चाह रहा हूँ जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ उसको आज हम डॉक्यूमेंट करें ताकि पता लगे कि फोटोग्राफी में कितना कुछ बड़ा और लंबा हो सकता है। आप पहले तो हमें ये बताओ कि हम बात करते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, और वो भी फोटोग्राफी लंदन से करके आए थे जी। थोड़ा उनके बारे में बताओ ना पहले। जो मेरे ग्रैंडफादर यानी करण के ग्रेट ग्रैंडफादर सरदार निरंजन सिंह जी,
वो बिलोंग तो पटियाला से करते थे, लेकिन रहायश उनकी और जो एक उन्होंने परमानेंट घर बनाया हुआ था वो था नाभा। नाभा, अच्छा, पंजाब में। पंजाब में, एडजॉइनिंग टू पटियाला। ओके। तो महाराजा नाभा, सरदार महाराजा जो थे रिपदमन सिंह, वो उनके मुंह बोले भाई, बहुत क्लोज दोस्त थे। ठीक। तो रिपदमन सिंह जी का ये कहना था कि निरंजन यार, अंग्रेज़ों से मैं फ़ोटोशूट वगैरह नहीं करवाना चाहता, तो एक काम कर, तो एक लंदन का टूर काट के और तो वहाँ से फ़ोटोग्राफी सीख के। क्या बात है। सो आई थिंक इट वाज इन 1920 और 18। तो फिर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने वहाँ पे जा कर के कोडक कंपनी से 1 साल फ़ोटोग्राफी सीखी और फिर वो वापस आए। वो आकर के फिर उन्होंने शौकिया तौर पे फ़ोटोग्राफी शुरू की। ओके, तो ये तो हो गया। और वैसे अपनी फैमिली में पीछे मतलब क्या बिजनेस करते थे, क्या था, किस तरह से? जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे सरदार इंदर सिंह ग्रेवाल, हाँ जी। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फैमिली के अपने जो महाराजा पटियाला या महाराजा नाभा, इस फैमिली के हम बहुत क्लोज थे। हाँ, महाराजा नाभा के साथ तो इस फैमिली सॉर्ट ऑफ फैमिली जैसा ही था, क्योंकि हीरा बाग में ही रहते थे ये लोग। और हीरा बाग का नाम रिपदमन सिंह जी के फादर सरदार महाराजा हीरा सिंह के नाम से ही था। तो हीरा पैलेस में ही रहे। मेरे फादर का जो जन्म है वो भी हीरा पैलेस का ही है। अच्छा। और पटियाला से हमारा क्या लीगेसी है? पटियाला जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनकी जन्म स्थल है वो। और महाराजा भूपेंद्र सिंह के जो फादर थे वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के भी दोस्त थे। अच्छा। महाराजा राजेंद्र सिंह। तो ऐसे आपस में जुड़े हुए लोग थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि फोटोग्राफी वंस इट वाज अ बिजनेस ऑफ रिच एंड फेमस। यस। तो जिस तरह का हम अभी आपसे सुन रहे हैं, जो कि भाई आप महाराजा नाभा ने अपने दोस्त आपके ग्रैंडफादर साहब को लंदन, स्पेशली इसलिए कि मैंने अंग्रेजों से फोटो नहीं खिंचवाई है, पर अंग्रेजों से सीखने चले गए वो। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद पटियाला से हमारा जो लीगेसी हमारी पटियाला से है, उसमें आपका घर तो पटियाला था ना? पटियाला में भी घर था, नाभा में भी था, ऐसे यानी कि लुधियाना में भी, यानी कि पंजाब में कई जगह था। अच्छा। लेकिन मैंने पटियाला ज़्यादा अक्सर सुना है आपसे। पटियाला, क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस पटियाला है। अच्छा, आप पटियाला से, ओके। तो फिर अपने जो फादर साहब वो भी लंदन से सीख के आए फोटोग्राफी? फादर इनफैक्ट गए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। अच्छा, लंदन, ओके। तो वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि भाई फोटोग्राफी शौक मेरा भी रहा है, तो उसको बाकायदा वाई डोंट वी बिकम क्वालिफाइड फोटोग्राफर। तो उन्होंने वहाँ से सीखा। ओके। तो सीखने के बाद उन्होंने वहाँ पर 20th सेंचुरी को ज्वाइन किया। अच्छा, ओके। जो फिल्म जो बनाती है और हमने देखा है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ये वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको वहीं से ही चूज़ किया और उनको आर्मी में इन्वॉल्व कर लिया। ओके। तो वर्ल्ड वार चल रही थी, तो साथ में एक बहुत मशहूर लेडी रही हैं, देविका रानी। देविका रानी तो एक एक्ट्रेस रही हैं। एक्ट्रेस, एंड शी वाज द ओनर ऑफ बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। वो फादर की बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बलवंत एक काम करते हैं, मुझे इंडिया में जा कर के ये सब कुछ सेटअप करना है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड हिमांशु राय से फादर की इंट्रोडक्शन करवाई। हिमांशु राय जर्मनी में फिल्म डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर थे। ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे आए, तो बॉम्बे में इन्होंने बॉम्बे टॉकीज एस्टैब्लिश। अच्छा। तो सर मतलब बॉम्बे आके जब उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो वो आपके फादर साहब ने किया? वो मेरे फादर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जब हम बॉम्बे टॉकीज बना, उस वक्त ग्रैंडफादर साहब का क्या उसमें वो था? सिनेमाटोग्राफर थे वो। अच्छा, वहीं से शुरुआत हो गई। तो वहाँ से कुछ वो बताइए, कुछ थोड़ा डिटेलिंग। लाइक
किन एक्टर्स के साथ काम किया, कौन एक्ट्रेसेस थे, क्या कौन सी मूवीज बनाई? एक अछूत कन्या, ऐसी कुछ कुछ याद अच्छा, है। अछूत कन्या तो बड़ी फेमस फिल्म है। हाँ, अशोक कुमार को लिया था अशोक उसमें। कुमार को, हाँ जी। इनफैक्ट अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज में जब ज्वाइन किया उसने, हाँ, तो उन्होंने ज्वाइन किया था एज डेवलपिंग प्रिंटिंग असिस्टेंट, द एक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार। अच्छा। और फादर ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था जिसमें सैलरी उनकी रखी गई थी 80 रुपीज़ पर मंथ। इज इट? ओके। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे टॉकीज बन गया, ये सब शुरू हो गया। आप तक फोटोग्राफी कैसे पहुंची? मेरे तक फोटोग्राफी ऐसी पहुंची क्योंकि ज़मींदार लोग थे। फादर ने वैसे जॉब नहीं किया, पार्टीशन के बाद बॉम्बे टॉकीज से उनका नाता ख़त्म हो गया। उन्होंने जो लाहौर में एक लीला मंदिर स्टूडियो बनाया था पंचोली ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेशन में, तो वो भी फिर बंद हो गया। तो जो ये देविका रानी है, ये तो एक फेमस स्टार रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, और इन्होंने, इनके हस्बैंड ने आकर के बॉम्बे टॉकीज को बनाया। इन्होंने ही आइडिया दिया क्योंकि जो हस्बैंड थे हिमांशु राय, जैसे मैंने बताया कि वो जर्मनी में डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर थे, तो इन्होंने प्लान किया कि एक इंडिया में सेटअप किया जाए बाय द नेम ऑफ बॉम्बे टॉकीज। ठीक है। तो देविका रानी ने फादर को वहाँ से इन्वॉल्व किया, तो ये लोग आए, इन्होंने आकर के यहाँ पे सेटअप किया और फादर को सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। ठीक है। अच्छा, तो वो लेगेसी आप तक कैसे पहुँची? सर, मैं क्योंकि बचपन मेरा जो है आर्टिस्ट फैमिली में था, शौक था, घर में पुराने पुराने कैमरे देखता था, इतने बड़े कैमरे देखता था कि जैसे हम बचपन में खेलते थे ना हाइड एंड सीक, तो ऐसे भी कैमरे थे कि मैं कैमरे के अंदर घुस जाता था और छुपने के लिए, और यानी कि लकड़ी की बॉडी वाले बड़े कैमरे होते थे, तो शौक था वहाँ से। फिर फादर से भी पूछता रहता था। तो स्कूल के अंदर 8th के अंदर फादर ने मुझे पहला कैमरा दिया, तो वो कैमरा था लाइका फ्लेक्स। तो क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लेंसेज नहीं थे, एक ही लेंस था, तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो फिर थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई, फिर मैंने नाइकॉन परचेज़ किया, फिर आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसके बाद थोड़ा सा और। विच ईयर? तो आई थिंक इट वाज इन 78 में अपने आर्ट कॉलेज। ठीक है। ओके। तो फिर फादर ने मुझे निकॉन का सिस्टम लेकर के दिया। फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागा तो फिर फादर ने हैसलब्लैड सिस्टम लेकर के दे दिया। तो कैमरों की तो पूरी कृपा थी। म्यूजियम। ठीक है। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते रहे और किसी कारणवश फिर मैंने 81 में घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के जो शौक था उसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। तो जैसे एस्कॉर्ट्स, मोदी ग्रुप, DCM, क्योंकि इनके जो ओनर्स रहे वो फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबली काम मिल गया। तो वहाँ से मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी शुरू हो गई। और तो आप उस वक्त फिल्म बनाया करते थे? फिल्म बनाता था और स्टिल फोटोग्राफी भी करता था। अच्छा। तो लेकिन शुरुआत जो मेरी थी वो वीडियो प्रोडक्शन से थी। ओके। और आगे आप जब चले उसमें किस तरह का माहौल था उस वक्त फोटोग्राफी में? दूरदर्शन थे, दूरदर्शन काम कर रहे थे? दूरदर्शन काम करता था। कई बार ऐसा होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल एस्कॉर्ट्स ने हमें कोई असाइनमेंट दी। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मैंने एक ड्राई डॉक फिल्म बनाई एस्कॉर्ट्स की। एस्कॉर्ट्स के पास एक ड्राई डॉक था जिसपे शिप रिपेयरिंग यूनिट होता है वो, तो वो सिंक हो जाता है, शिप आ जाता है, फिर वो ऊपर फ्लोट करता है, तो शिप की वो रिपेयर करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भेज देते हैं। तो उसकी जब फिल्म बनानी थी तो उसमें मैंने प्लान किया कि हमें 5 सिनेमेटोग्राफर्स या फिल्म मेकर्स और स्टिल वाले ऐसे चाहिए। सो बीइंग अलोन मैं अकेला तो कर नहीं सकता था, तो 2-3 बंदे हमने दूरदर्शन के हायर किए यहाँ से, दिल्ली से, जिन्हें हम बॉम्बे लेकर के गए। बॉम्बे जाकर के जगदीश वर्मा सिनेमेटोग्राफर थे जिन्होंने रजनी, एक सीरियल था। हाँ, रजनी था ना। हाँ। तो वो उन्होंने टीवी पे सीरियल आता था।
तो एक लड़की नाम रजनी था। तो जगदीश जी को हमने हायर किया, तो वो एक फिल्म बनाई, ठीक। तो ऐसे चलता था वो। ओके, तो लगभग मूवीज़ बनाई, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स भी बनाए। टीवी कमर्शियल्स हम्म। बनाए। और ये कब तक चला दौर? ये स्टार्ट हुआ था 83 दिसंबर में, और बड़ी जल्दी, क्योंकि टीम जो आपस में हम लोग थे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह पाए, तो 85 में मैंने ये फिल्म प्रोडक्शन का काम बंद कर दिया। अच्छा, उसको क्लोज करा। और फिर क्या शुरू हुआ? फिर मैंने शुरू किया इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, स्टिल के वन मैन शो है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आपको किसी की अच्छा। ज़रूरत नहीं। तो किस तरह के क्लाइंट्स रहे? सबसे ज़्यादा काम किया मैंने एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी के जो इंडस्ट्रियल शॉट्स होते हैं, वो जो उनके कैटलॉग्स के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स के लिए, वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट जाती थी उनके लिए, तो जो टेक्निकल फोटोग्राफी होती थी वो करता था। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन था, आपका BHEL था, गवर्नमेंट के जो इतने भी हाँ, कॉरपोरेशन हैं, 5-6 कंपनी थी ये, तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था मेरा। गेल भेल। हाँ, गेल के साथ दो शूट किए मैंने, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ कई किए, तो वहीं से मेरी दोस्ती हुई थी राजेंद्र सिंह जी के साथ, जो बाद में एनटीपीसी के चेयरमैन भी बने। अच्छा, तो ये दौर चलता रहा। और तकरीबन ये कब तक चला इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी? इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा 2011-12 तक। ओके। एंड तो ये, और जब वेबसाइट हम आपका देखते हैं fnbshoots.com, तो सारा का सारा उसमें तो फूड होटल्स, ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या? उसका नाम ही FNB है कि फूड एंड बेवरेज। हाँ, नहीं तो फिर ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल तो आप करते रहे, FNB कैसे आया और कहाँ आया? इनफैक्ट 2000 यानी कि इन द बिगनिंग मैंने सोचा था कि इसको ना, फोटोग्राफी को मैं बंद कर दूं, किसी को ट्रेड के अंदर चला जाऊंगा, कोई बिजनेस, हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइप ऐसा। हाँ। अच्छा। इनफैक्ट हमने दुबई में ऑफिस भी बनाया, अच्छा। कमोडिटीज से रिलेटेड। मतलब एक फोटोग्राफर और खासकर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आने के बाद में आपने सोचा कि दुबई में जा करके हम, हाँ, उसमें राइस, शुगर, तो इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसा कुछ बिजनेस, बड़ा बिजनेस। ओके। तो करण उस वक्त कितने समय के रहे होंगे, कितने साल के रहे होंगे? करण वाज, आई थिंक, नो, ही वाज अराउंड 12। करण, पहला कैमरा तुम्हारे हाथ में कब आया? तब तो मैं बहुत छोटा था। कितने साल के थे? 10 साल का हूँ तब आ गया। कौन सा कैमरा था? जो लिया था वो था कैनन का T70, फिर T90 भी मैंने यूज़ किया। तो तुम क्या करते थे उसमें, मतलब किस तरह, नॉर्मल घर की तस्वीरें ऐसा? हाँ, या? बिल्कुल वैसे ही। अच्छा। तब तो बस कैमरे को रील ख़त्म करने का शौक था तब। रील खत्म करनी है, बस पापा को बताना है कि आज रील खत्म कर दी हमने। अच्छा। आपने, आप दर्शन कर पाए अपने दादाजी का? नहीं, वो नहीं कर पाया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि पहला शॉट कब किया जो कमर्शियल था, प्रोफेशनल था? वो मैंने किया था 2016 के अंदर। 2016 में। तब किस चीज़ के लिए कर रहे थे शूट? तब हम फूड फोटोग्राफी में आ गए थे, तो मेरा पैशन भी था, शौक भी था। हाँ। फूडी तो मैं हुई। हाँ। तो वही चीज़ देख भी रहा है। तो वो चीज़ फिर प्रोफेशनली में आई। हाँ। तो फिर प्रोफेशनली शूट किया था। हम लाइट बाइट के लिए शूट करते थे। अच्छा। तब वहाँ पे था उनका। ओके सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने भी एक दौर देखा है, तब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 96 वगैरह के आसपास, क्योंकि तब हम लोग पीक पे आना शुरू हुए थे। और क्योंकि मेरे पास 120 फॉर्मेट नहीं था, तो मैं आदित्य आर्या से फोटोशूट कराया करता था। तो जो एजेंसी थे हम, तो क्लाइंट से काम लेना, खुद कैमरा नहीं है तो आदित्य से या उस तरह से, और भी 1-2 कालका जी वगैरह में फोटोग्राफर्स थे, उनसे हम शूट कराते थे और जा करके अपने क्लाइंट को दिखाते थे। उनसे प्रिंटिंग वगैरह वो सब, न्यूज़पेपर सब चलता था और पैसा ट्रांसफ़र होता था, इधर से उधर जा रहा पैसा। लेकिन 97 में आके मैंने दिया। उस वक्त बहुत कम फोटोग्राफर होते थे दिल्ली में। हाँ, कम होते थे ना, प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल, और बहुत अच्छा पैसा मिलता था। एक शूट पे जो मुझे याद है, मैंने 2-2 लाख रुपए तक चार्ज किया 48 आवर्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो लेकिन ये दौर एकदम बदल गया जब
हम लोग डिजिटल एरा में आ गए, हुआ ऐसा आपके साथ? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि डिजिटल एरा में आ गए तो फोटोग्राफर्स की फ़ीस कम हो गई। हम्म, ये सब कुछ आजकल डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर। ओके। तो किसी भी प्रोफेशनल, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कार टेलर, यानी कि बहुत मशहूर बहुत फोटोग्राफर, बड़ा काम करते हैं। हाँ। अगर उस कैटेगरी का आदमी अगर असाइनमेंट करता है तो बहुत अच्छा चार्ज करता है, तो उसके पास एक बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है। ओके। और बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स को मैं आजकल ये देखता हूँ कि इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केटिंग नहीं है, बट दे आर सिटिंग एट होम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो हम अपने यहाँ पढ़ाते भी हैं, करण तो जानते हैं इस बात को। आप अच्छा टेक्नीशियन हो जाइए, आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाइए, आप दोनों रेल्स पे आ गए हैं। अब आप तस्वीरें बहुत अच्छी निकालते हैं, प्रोफेशनली काम को बहुत अच्छा जानते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, लेकिन अगर आप मार्केटिंग नहीं सीखते हैं तो कई बार आप बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं। और ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं, चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट के हों या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस के हों, जो मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाते और चाहते हैं कि अपना काम करें, वो स्ट्रगल कर जाते हैं। तो खैर वो तो सर ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब से डिजिटल एरा आया, हम लोगों के जो प्रोफेशनल चार्जेस थे सब कुछ तो हिडन था। डिजिटल एरा में जब हम एंटर हुए ना सर, तो मतलब बाजार थोड़ा ओपन होना शुरू हो गया। जब बिजनेस की क्लैरिटी आ जाती है कि ओके वी आर पेइंग देम प्रोफेशनल चार्जेस, तो जो बाकी की कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, फिल्म, कॉन्टैक्ट शीट, ब्लो अप्स, स्कैनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, पोलराइड का कीमत लेते थे 500 रुपये, 50 रुपये की या 100 रुपये की शीट होती थी वो, तो वो को हम चार्ज करते थे। तो ये सब चीज़ें रिड्यूस होनी शुरू हुई, और ख़ासकर डिजिटल के आने से बहुत लोग फोटोग्राफी में आने शुरू हो गए, ये मैंने नोटिस किया है। और उसके बाद में जब नई खेप आई तो उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो इतने में कर देंगे। अच्छा, हम लोग तो एडवर्टाइजिंग की तरफ बढ़ गए थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी INS हो गई थी और टर्नओवर्स हो गए थे और दुनिया भर का काम हो रहा था। तो मुझे तो ये भी था, मैं तो कई बार शूट 50,000 रुपीज़ अ डे दे करके गुड़गांव से फोटोग्राफर्स को हायर करता था, जाओ शूट करके आ जाओ लुधियाना और रुद्रपुर और लुधियाना। 2005-06 की बात है। खैर, तो अब आपके साथ साथ करण ने भी एंटर कर लिया उस इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी टू जो फूड फोटोग्राफी आपका रहा, और ये भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वो रहा। मैंने आपका काम जो वेबसाइट पे भी देखा है, अदरवाइज भी जिस तरह के ब्रांड्स को आप सर्व कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स, इनके लिए तो स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, इनके लिए तो हर चीज़ मतलब, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे थे आप? स्टाइलिंग जो पार्ट होता है कुछ तो हम खुद ही हैंडल करते थे, बेसिक्स जो होते हैं वो। बाकी जो शेफ़ है वो काफ़ी अच्छा स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरा फूड कैसा दिखना चाहिए मेरे क्लाइंट को। जब वो चीज़ें नहीं होती और किसी स्पेशलिस्ट की ही ज़रूरत होती है, फिर हम स्पेशल फूड स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं। कुछ उसके ऊपर वो क्लाइंट डिपेंड करते हैं उनका क्या बजट है, तो उसके अकॉर्डिंगली। सर आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी एक बिल्कुल ऐसा जॉनर है जहाँ बहुत कम लोग काम करते हैं, और इस लेवल पे चेयरमैन के साथ में हेलो हाय होना, और मतलब इस लेवल पे जाकर के शूट करना कि 3 घंटे के शूट में आपको वो पूरा इंडस्ट्री शूट करना है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में आप जाके शूट भी करते रहे। उसके बाद में अचानक एक सॉफ्ट बिजनेस हो गया। ये फूड एंड बेवरेजेस इज अ वेरी सॉफ्ट, डेलिकेट, हाई स्टैंडर्ड, यू नो, आप क्लाइंट्स भी ऐसे ही होते हैं आपके, बरिस्ता और ये सब, यही तो क्लाइंट्स हैं आपके, UNO, बरिस्ता, और कौन कौन से हैं क्लाइंट्स, कुछ नाम बता? कोस्टा हो गया, बरिस्ता हो गया, आपका लाइट वेट फूड्स के अंदर जाम्बार आ गया, पिनो पास्ता हो गए, ऊनो हो गया जो अभी लेटेस्ट आया, सोशल है इम्प्रेसरियो का। इम्प्रेसियो इज़ अ कंपनी और उनके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो होटल्स के अंदर आप रेडिसन ले लो, ITC के ले लो, क्राउन आ गया उसके अंदर, तो ऐसे कई नंबर्स। और फूड फोटोग्राफी में तो स्पेशलाइजेशन बहुत कम लोगों की थी ना पहले में, क्योंकि जब हम आई एंटर्ड, आई बिलीव इट वाज 2005, उस वक्त 2-3 लोग बड़े सीनियर फोटोग्राफर्स थे, वो काम करते थे। हालांकि हम तकरीबन एक ही एज के थे। हरदेव सिंह करते थे? हरदेव ने कभी फूड में एंटर नहीं किया। देयर वाज दिनेश खन्ना, प्रदीप दास गुप्ता,
एक दो और नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे। आकाश दास? आकाश दास नहीं, वो लाइफस्टाइल फैशन लाइफस्टाइल फैशन है। और जहाँ तक होटल का है, होटल मैंने सबसे पहले शूट किया था अर्ली 84 में। अच्छा। दैट वाज ताज मानसिंह, और वो मैंने शूट किया था मिसेस एल्ज़बेथ केरकर के साथ। तो वो मेरा पहला असाइनमेंट था होटल्स का। ओके। तो आपको करण तुम्हें इंडस्ट्रियल शूट करना मिला? डैड के साथ ही कंपनी करता था मैं, क्योंकि प्रोफेशनली तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि वो असाइनमेंट बेस्ड होता है। तो डैड को कंपनी करता था। मोस्टली एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स पे ही जाते थे हम लोग। ठीक है। उसके लिए तो बहुत अच्छा ट्रैवल करना पड़ता था ना? हाँ। कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा जो हाईलाइटर की तरह से काम करे? एनटीपीसी के तो बहुत सारे ही हैं। कुछ एक तो हमें भी पता है। एक बार हम लोग कोल्ड डैम शूट करने के लिए गए, तो टैक्सी से जा रहे थे, रास्ते में देखा भीड़ लगी हुई है, रास्ता बंद है। तो उन्होंने कहा कि रास्ता खुलने में 3-4 घंटे लगेंगे। ऐसा क्यों? कि कोई इक्विपमेंट BHEL ने भेजा था, वो गिर गया। अच्छा, वो ट्रेलर से हट के अच्छा। सड़क पे गिर गया। अच्छा। तो उसको हटाएंगे तब फिर सड़क खुलेगी। तो करण ने उसकी कुछ तस्वीरें शूट कर ली। शूट करने के बाद हम लोग जैसे ट्रैफिक ठीक हुआ तो हम लोग गेस्ट हाउस आ गए। उसके बाद शूट वगैरह करने के बाद दिल्ली वापस आ गए। तो कुछ समय, यानी कि वो तस्वीरें मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, ना ही किसी को दिखाई थी। तो कुछ टाइम के बाद मिस्टर टी शंकर लिंगम, वो उस ज़माने में चेयरमैन थे एनटीपीसी के। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना कितने कुछ ये देखनी चाहता हूँ फूड से रिलेटेड पिक्चर्स, तो शो मी योर लैपटॉप। तो मैं देखो चीफ इसके अंदर क्या। तो एक फोल्डर था डेस्कटॉप पे, उसका मैंने नाम रखा हुआ था एनटीपीसी कोल्ड डैम एक्सीडेंट। तो उन्होंने वो खोल लिया। खोलने के बाद तो पहले तो उन्होंने बोला कि ये कैसी दोस्ती है कि ये ऐसा कुछ हो और आपने मेरे से शेयर नहीं किया। मैंने कहा नहीं ऐसा क्या। मैंने कहा आई वॉज टोल्ड कि ये पिक्चर्स किसी से शेयर ना की जाए। तो मिस्टर के शर्मा उस वक्त वो जनरल मैनेजर थे कोल्ड डैम के। तो उनके साथ फिर उनकी गर्मी वाली डिस्कशन हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस चीज़ के कारण मेरा प्रोजेक्ट 1.5 साल पीछे चला गया। सिर्फ इतना सा जो, हाँ, क्योंकि ये बेकार है, अब ये दोबारा से ही बनेगा और इसको BHEL शायद 1.5 साल ले लेगा दोबारा से बनाने में। तो शर्मा जी भी काफ़ी नाराज़ हुए। तो इस टाइप के। और एक बार मुझे ये आपका दादरी प्रोजेक्ट में शूट कर रहा था। तो शूट करने के बाद आ गया, सबमिट कर दिया। तो दादरी से अर्ली मॉर्निंग एक दिन मुझे फ़ोन आया कि R&D डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ शूट करना है बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर का क्या होता है कि जब पाइप्स होते हैं और जो कवर होता है उसमें तकरीबन 18 इंच का गैप होता है। तो उसमें 18 इंच में आपने खड़े होकर के शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है। तो सम हाउ आई मैनेज। तो जो कुछ ब्रीजिंग करते हैं ना, पाइप्स को जोड़ते हैं, तो जो कलर आता है वेल्डिंग का, या उसको ब्रीजिंग बोलते हैं, तो उसको वो कलर से चेक करते हैं कि ये प्रॉपर कनेक्शन इसका ठीक है, जोड़ ठीक है या नहीं है, या ये ख़राब तो नहीं होगा। तो मैं वो शूट करने के बाद आ गया। आने के बाद वो फिल्म्स मैंने किन्से अशोक दिलवाली जी के यहाँ प्रोसेसिंग के लिए दे दी। तो शाम को मेरे पास पर्सनली कोई मिस्टर आए BHEL कंपनी से। तो उन्होंने आकर के कहा कि हमारे चेयरमैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो कल आप ऑफिस में आइए। तो मैं गया, तो मैं मिला उनसे। तो आई थिंक मिस्टर पुरी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो पिक्चर्स आपने शूट की हैं वो मैं देखना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि सर वो NTPC की असाइनमेंट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कहते आप हमारे लिए भी काम करते हो। मैंने कहा मैं आपके लिए भी काम करता हूँ, बट जो पर्टिकुलर वो असाइनमेंट थी वो NTPC की असाइनमेंट थी, आपकी नहीं थी। तो फिर मुझे कि उन्होंने किसी आदमी के साथ कनेक्ट किया, तो वो बाहर लेकर के गए। तो उन्होंने मुझे कुछ ऑफ़र किया कि वो पिक्चर्स आप मत दो NTPC को, 10-15 दिन के लिए डिले कर दो। तो क्योंकि वो जो
आपने शूट किया है, उसमें जो प्रॉब्लम है हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकता, ये यानी कि एथिक्स से बाहर की चीज़ है। तो और मैंने प्रोफेशनल्स के पास तो एथिक्स हाँ, करके ही सब कुछ होता तो है। वो मैंने डिलीवर किया था दादरी प्रोजेक्ट को। दादरी वालों ने फिर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, ओह अच्छा अच्छा। और वो शायद 100 या 150 करोड़ रुपए के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट। माय गॉडनेस। ठीक है, तो अब हम बात आगे बढ़ते हैं और फोर्थ जनरेशन पर आते हैं। जी। तो करण, शूट्स चल रहे थे, सब कुछ प्रोसेस में था, फिर फोटोग्राफी लर्निंग का क्या मैटर आया? वाई लर्निंग? जब आप शूट कर ही रहे थे। मुझे लगा कि भी पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम किसी से एक्सपीरियंस ले सकते हैं सब कुछ है, लेकिन ज्ञान एक अलग वो है, प्रोसेस, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपने जब हम जैसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो हम उतने तक सीमित हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। ये बात मैं आपको, अपनी ऑडियंस को क्लियर करता हूँ कि कई बार हमें इस बात का जवाब देना पड़ता है कि इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में आके फोटोग्राफी की लर्निंग बेटर होगा या किसी सीनियर फोटोग्राफर को असिस्ट करना। तो ये जवाब आज करण ने आपको दे दिया है कि दो उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सभी एक लीगेसी के साथ फोटोग्राफी में आ रहे थे, और जैसे घर में कैमरास थे, जिस तरह के इक्विपमेंट्स थे और जिस तरह के शूट उनके फादर कर रहे थे, तो उनको लर्निंग तो मिल ही रही थी जी। कोई कमी नहीं थी। शूट्स पर आप जाते ही थे, अभी यंग एज से जा रहे होगे जी। लेकिन फिर भी आपने ये तय किया कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एकेडमिक्स चाहिए, सो दैट प्रोसेसेस को समझें, इनसाइट, एस्थेटिक्स, यू नो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग एकेडमी के स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के थ्रू स्टूडेंट्स को बताते हैं, प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझाते हैं जी। वो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता इसमें है। मैं एक चीज़ ऐड करनी चाहूँगा। हाँ जी। क्योंकि जैसे आपके साथ बड़ा मेरा अच्छा एक रिलेशन है, और मेरा आना जाना भी IIP में रहा। आप आईआईपी, आप परम सर आईआईपी गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं, जैसे मैं भी हूँ और शैलेश सर भी हैं, बाकी भी हैं और सभी लोग। तो वो ये कह के बड़ा हम्बल बताना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं ये तो क्योंकि मैंने अपने टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखा जिन्होंने प्राइवेटली इंस्टीट्यूट शुरू भी किए, पढ़ाते भी थे, लेकिन उनमें सिस्टम नहीं था। देयर वाज नो सिस्टम। तो दैट वाज एज गुड एज एक फोटोग्राफिक शॉप हो कि आप वहाँ पे गए, फोटोग्राफर से सीख लिया और बाहर आ गए, यानी कि उसकी एक प्रॉपर स्टडी नहीं थी। सर वो फ़र्क ये है कि जब भी आप किसी एक फोटोग्राफर के पास जाएंगे, चाहे उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ होगा, तो वो वन मैन शो टाइप रहता है। करेक्ट। तो यानी एक फोटोग्राफर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशनल नो हाउ और जो भी उनकी लर्निंग रही है वो उतना एक दायरा है जी। वेयर एज हम लोग ग्रेट मास्टर्स को स्टडी करते हैं, हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी दोनों स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम स्टडी करते हैं एस्थेटिक्स को, आप स्टूडेंट्स के काम को क्रिटिक करते हैं, लगातार क्रिटिक करते हैं। एक मिनट आपको टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, दूसरे मिनट आपको आर्ट और एस्थेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर आपकी डॉक्यूमेंट्री होती है, कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी है, एडिटोरियल फोटोग्राफी है, कमर्शियल फोटोग्राफी, बिजनेस इन फोटोग्राफी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत कुछ है। ये तो छोटा सा नहीं, मैं इसमें चीज़ एक और जोड़नी चाहूँगा, वो ये है कि सिंस राजेश जी आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाई, आर्ट कॉलेज, और बिकॉज आप तो खुद यानी कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहे, आज तक का रिकॉर्ड आपका कोई तोड़ नहीं पाया। क्योंकि जो लोग सिर्फ फोटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर यानी कि जो लोग कैमरे का थोड़ा बहुत यूज़ करना जानते हैं, दे फील दे हैव बिकम अ फोटोग्राफर। नो, विजुअलाइजेशन एक किसी चीज़, कोई सब्जेक्ट है, एड एजेंसी आपको कोई प्रोजेक्ट देती है, उसके बारे में सोचना, विचारना, स्टडी करना, रिसर्च करना, वो जो एक नॉर्मल फोटोग्राफर है वो उसके प्रोसेस में वो नहीं है।
नहीं सर, इसमें एक और मैं बात फिर ऐड करता हूँ कि देखिए मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, बेशक हमारे यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है विजन डेवलपमेंट, एग्जैक्ट मेरा डिस्कशन है ब्रांड डेवलपमेंट। तो अच्छी बात यह है कि मैं हर स्टूडेंट में ब्रांड देखता हूँ, जो मेरा नेचुरल बिहेवियर है, मेरे को इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ती है, वो हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते ही आए हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई और रिस्ट वॉच हो या समथिंग एल्स, स्कूल हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको ब्रांड की तरह से देखना ही होता है। तो यहाँ मेरे को जो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिलता है नेचुरल, वो है कि हम हर एक स्टूडेंट को जब उसके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं, ट्रेट्स, उसकी पर्सनैलिटी को, तो हम ये पाते हैं कि ये बच्चा इस तरफ बढ़ सकता है और इसको ये बनाया जा सकता है। तो वही बेसिकली गुरुकुल का भी एक कॉन्सेप्ट यही है कि आप जिस बच्चे के अंदर जो उसका पर्सनैलिटी है उसी को ही आप रिफाइन करो। अर्जुन ने तीरंदाजी को सीखा, गदाधारी तो भीम ही हुए जी। तो ऐसे ही कुछ बच्चे आते हैं जो सीखना तो चाहते हैं वाइल्ड लाइफ, लेकिन जब वो एंटर करते हैं और डिटेलिंग में जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, मेरे लिए तो इससे बेहतर डॉक्यूमेंटिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो किसी के लिए फैशन फोटोग्राफी इज़ अ बेटर सब्जेक्ट। वो पढ़ते हैं और उसमें आगे बिजनेस भी करते हैं। और क्योंकि इन टोटलिटी हम लोग उनको अदर देन योर टेक्निकल नॉलेज एंड एस्थेटिक्स वगैरह, वो जो आर्ट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज जैसे ही ऐड हो जाती है, बच्चे को कंपटीशन एनालिसिस समझ में आता है, ब्रांड पैकेजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। इंडस्ट्री में जाना है तो आपको बिजनेस क्यों मिलेगा, आप जैसे दिग्गज लोग बैठे हैं तो काम उनको मिलेगा क्यों, तो नया आइडिया लेके जाना पड़ेगा। वो जो नया आइडिया है उसको होनिंग होना, दैट इज द कैच। करेक्ट। सो हम लोग जब भी अब डिस्कशन करते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे में क्या, इसमें बच्चे में क्या, और यही सक्सेस होने का मुझे लगता है हमारे पास में एक वो है कि हम लोग बहुत गहराई से, एक तो उन क्रिटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और बातचीत करने के बाद में अब जब 5 साल 10 साल के बाद में अब बच्चों से वापस मिलना शुरू हुए हैं तो ये समझ में आना शुरू हुआ है कि एवरी स्टूडेंट is having their own kind of एक सिस्टम। और जो वाइल्ड लाइफ सीखने आया था वो आज एक एनजीओ के साथ में बड़ा काम कर रहा है, वाइल्ड लाइफ उसका पैशन है, साथ साथ चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया और यही सिखाया जाता है जी। कि अगर आपके पास में वो फंड सपोर्ट नहीं है, वो आपके पास में किट नहीं है, आपके पास में वो लेंसेज गियर्स नहीं है कि जो आपको इमीडिएट चाहिए होंगे, अगर आपको एंटर करना है बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ में जाना है तो आप कैसे करोगे ये सब। ऐसे ही जिस बच्चे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम है, वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा अपनी बात को, तो फिर वो कमर्शियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करेगा बहुत ज़्यादा। और नहीं तो वो इतना बेहतर सीख जाए कि उसे बोलना ना पड़े, उसका काम बोल दे। तो स्ट्रगल पता है कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो वो बड़ी टीम का मेंबर बने, या तो फ्रीलांसिंग करना है तो ये सब सीखे, तो ये क्लियर हो जाता है। और स्टूडेंट्स फिर जब 3 साल या 1 साल भी हमारा डिप्लोमा या बैचलर्स भी हम लोग जो करते हैं तो उसमें क्लैरिटी के साथ करते हैं कि इस बच्चे को ये अखबार पढ़ना ज़रूरी है सुबह अर्ली मॉर्निंग। अब ये कोई इंस्टीट्यूट थोड़ा बताएगा कि अखबार क्यों पढ़ो, बोल के अखबार पढ़ना है अपने इंग्लिश का, दैट मीन्स उस बच्चे को हम ग्रिल कर रहे हैं। अभी किसी बाहर इंग्लैंड में किसी अपना फोटोग्राफर दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसको समझा, ऐसे बात चेक करते करते आईआईपी की जब चला तो मैंने उसको बताया कि जो हमारा आईआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी है, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी। तो उसने पूछा यार ये कैसे हो सकता है, हाउ। मैं कहा जैसे एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस जो है वो बेसिक्स है, तो एक तो बेसिक फोटोग्राफी कि जो नींव है एप्लीकेशंस ऑफ फोटोग्राफी वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। यू कुड बी अ फोटो जर्नलिस्ट, यू कुड बी आर वॉर फोटोग्राफर, डिफरेंट। बट जो एक्सपोजर है, इफ़ यू कैन कंट्रोल एक्सपोजर यू आर ए फोटोग्राफर। और फोटो शूट करने से पहले जब आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं शूट करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा, तब आप समझो कि आप फोटोग्राफी में पकड़ आपकी हो गई है। फिर हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेंटोर्स हैं और इवन अब्रॉड से जो हमारे मेंटोर आते हैं पढ़ाते हैं,
वो उनको स्पेशलाइज फील्ड के अंदर कैसे मोल्ड करते हैं और कैसे उनको सिखाते हैं, निखारते हैं, वो हमारे कैडेट प्रोग्राम। सर सर एक मैंने आपसे अक्सर सुना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रोटीग्राफी। ये बताओ जरा, इसको डिटेल कर दो आप थोड़ा सा। रोटीग्राफी ऐसा है कि मैं एक बार शायद अशोक दिलवारी जी के यहाँ ना, उनके एक जो किन्जे ब्रदर्स था, तो बाहर तो शोरूम है, तो उसके पीछे भाई का एक छोटा कॉम्पैक्ट ऑफिस होता था, तो उसमें हम अक्सर बैठ के कॉफ़ी पीते थे और गपशप मारते थे। तो मैं उनको कहता था कि फोटोग्राफी को आजकल वो लोग कर रहे हैं जो सब जगह फेल हो जाते हैं। फेल कम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ गया, पहले तो वो सोचता है कि मैं एलडीसी लग जाऊं, सरकारी जॉब की तरफ चला जाऊं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो फिर किसी ने सोचा कि चल यार और कुछ छोले भटूरे की दुकान कर लूँ, तो हाँ वहाँ पे फेल हो गया। तो उसने सोचा कि चल यार मैं और कुछ नहीं है, मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र बन जाता हूँ। तो जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र बनते थे उनको दुकान से सीखना, और 5.6 को और शटर स्पीड 125 होती थी उस वक्त, 1/125, तो उसको बोलते थे भाई 56 125 रख लो और शूट कर लो। तो मैं उन फोटोग्राफर्स को रोटीग्राफर्स कहता, बिकॉज वो जो काम करते थे अपनी रोटी निकालने के लिए करते थे। उसकी रिसर्च, फोटोग्राफी कैसे बनी, क्या हुआ, उसके बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है। और इवन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको भी मैंने देखा, उनका भी वही। लेकिन जो आजकल हैं बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनका अब अंदर से निकलता है कि नहीं, फोटोग्राफी की रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए। एक समय बीत गया है जिसमें मैं मानता हूँ कि शायद 3 जनरेशन 4 जनरेशन निकली हैं। अगर हम एक जनरेशन 20 साल 18-20 साल मान लें तो 3 जनरेशन निकली हैं। तो पहले पढ़ाई होती नहीं थी, बहुत कम होती थी। हमने भी आर्ट कॉलेज में जाके फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, along with painting, sculpture and print making, and there is photography also. स्पेशलाइजेशन फोटोग्राफी में ही हुई क्योंकि वही एक मतलब सांस वहीं आता था। तो खैर ये हो गया। लेकिन पहले वालों में, अब जैसे जगदीश यादव साहब जो वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो भी कई बार बोलते हैं कि वो खुद पढ़े नहीं है फोटोग्राफी, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफी का एक बड़ा लेवल देखा है। उन्होंने फोटो जर्नलिज्म संसद भवन में या फिर पीएम्स के साथ में और उस तरह से किया है। वो भी आज यही कहते हैं कि फोटोग्राफी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होता है कि मैं इस जॉनर में एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से एग्जिट भी ले सकता हूँ। कभी स्ट्रगल भी करता है ना, कोई इंडस्ट्री स्ट्रगल कर जाती है, कोविड के कारण हो गया, रिसेशन के कारण हो गया, इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रही है। अब हम लोग जब काम करते थे तो प्रोसेसिंग वगैरह का एक डिफरेंट ही तरीका था, और मैंने कितनों को स्ट्रगल करते हुए देखा है जिन्होंने कंप्यूटर को नहीं अडॉप्ट किया। बहुत लोगों की लाइफ खराब हुई है और उनको फिर कोई ना कोई ऐसे ही काम, छोटे मोटे काम करने पड़े हैं क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज को समझा ही नहीं। वो मैनुअल प्रोसेसिंग जो होती थी, फिल्म प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं, स्कैनर्स के ऊपर जो होती थी, वो वही करते थे, वही आता था उनको, वो उससे बाहर ही नहीं निकले। और वो एक दिन आके, जो उस वक्त 40,000 रुपये तनख्वाह लेता होगा, आप सोचिए, और वो आके मुझे कह रहा है 15,000 रुपये में भी आई एम रेडी टू वर्क, सिर्फ मेरा सिस्टम चलता रहे। मैंने उनको तब समझाया, तब हमारा ऑफिस दरियागंज में होता था, मैंने उनको समझाया अभी भी भैया आप लेट नहीं है, अभी भी सीखो। क्योंकि तब भी हम ये बात करते थे, लिटरेट और इलिटरेट ये कंप्यूटर तय करेगा। और वही हुआ कि अचानक कैमरा इंडस्ट्री भी बदल गई, डिजिटलाइजेशन आ गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वापस एक और नुकसान मैंने जो देखा है, जो स्टूडेंट्स या जो प्रैक्टिशनर्स, फोटोग्राफर्स उस दौर को नहीं पकड़ पाए, फोटोग्राफी को डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में या सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप और वो सब जो सॉफ्टवेयर आए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया जी। और एक दौर दोबारा आया है अब ऐसा कि डिजिटल युग ने जो डिजिटल स्क्रीन दे दी हमें, इसने बड़ा भारी नुकसान किया है। इसने ये नुकसान कर दिया कि तस्वीर पहले आप और हम लोग दिमाग में बनाया करते थे कि भाई ये तस्वीर मुझे एंड ऑफ द डे इतनी लाइट चाहिए, इस
फूड शूट में यहाँ से लाइट आ रही है, इसका यहाँ से एक फिलर जाएगा रिफ्लेक्टर की तरह से, और ये कंपोज 3D सा इफेक्ट आएगा और ये तस्वीर बनेगी, ये डार्क पोर्शन चाहिए मुझे नीचे, है ना, ऐसा होता था। अभी क्या है, स्टूडेंट कहाँ गलती कर जाते हैं, वो अक्सर देखने में मिलती है कि वो तस्वीर बनाते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, फिर स्क्रीन को देखते हैं। गड़बड़ क्या हो गई कि वो जो क्रिएशन था वो इनोवेशन की तरफ चला गया, और ये जो डिजिटल स्क्रीन है इसके चक्कर में मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो हमने अभी क्या शुरू किया है, अपने यहाँ एनालॉग को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। बहुत बढ़िया, नाइस। और जिसकी तारीफ स्टूडेंट्स खुद करते हैं कि सर अब तो मन करता है एनालॉग सिस्टम पर ही चला जाए, क्योंकि मैंने अक्सर तस्वीरें देखी। एक तो क्या है सर, आप तो जानते ही अच्छे से कि भाई एनालॉग में जो टोनल वैल्यूज हैं या जो शार्पनेस है उसमें भी कोई अलग ही बात है जी। जब हम स्टूडेंट्स का काम देखते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं फिल्म फोटोग्राफी ही करें। और बाहर भी जैसे मैनुलो पगनेली आए थे, वो फिल्म्स लेकर आए थे अपने साथ, उन्होंने 300 फिल्म्स यहाँ शूट करी। ऐसे ही जो हमारे स्टूडेंट अब जो उनके साथ में जो स्टूडेंट उनको असिस्ट कर रहे थे या साथ उनके काम सीख रहे थे, तकरीबन 12-15 दिन वो रहे, तो वो भी, और जो हमारे यहाँ एनालॉग सिस्टम डार्क रूम है वो है, वो सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैगजीन है वो सिल्वर ग्रेन करके, तो वो लोग भी एसोसिएशन ऑफ फिल्म फोटोग्राफर्स वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है आप भी ट्राई करना एक बार, अगर अपने पास तो लेंसेज कैमरा नहीं तो यहाँ पर भी है, फिल्म के ऊपर शूट करके देखना, आपको पता लगेगा कि थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। ये रहने दो, ये यहाँ रख दो, नहीं ये रहने दो, ठीक है। ये ब्रांडिंग भी एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांडिंग। सो आप भी ट्राई करना, और एक बार फूड शूट करते हैं हम लोग और उसमें ट्राई करते हैं, उसको फिल्म के थ्रू शूट करेंगे जी। और मैंने अभी आसिफ सर को भी बोला है कि हम लोग अब स्टूडेंट्स को एक नए लेवल पर सिखाएंगे। वो नया लेवल ये है कि जो 3 महीने लगते हैं जिस चीज़ को सीखने में, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में सिखा देना है। अरे क्रैश कोर्स तो है, लेकिन प्रोसेस इतना आसान कर दिया हमने कि आपको इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं। इजी लर्निंग बेसिकली, वो इतना आसान है। एक्सपोजर ट्रायंगल को समझना स्टूडेंट्स 3-3 महीने लगा देते हैं, और कभी कभी तो 4-4, 5-5 महीने के बाद में अपर्चर से शार्पनेस कैसे आएगी ये नहीं समझ पाते। कई बच्चों को हो जाता है। हम इमिटेशन पढ़ाते हैं सर, हम इमिटेशन पढ़ाते हैं, और इमिटेशन में हम जैसे क्रिएशन इज इजियर देन इमिटेशन। करेक्ट। आप क्रिएट कर रहे हो, आपने सेटअप बनाया, जैसे अभी आप बर्गर का फोटो दिखा रहे थे, तो वो तस्वीर आपने कैसे बनानी है, ऐसे रखा, फिर लेयरिंग करी और फिर उसको लाइटिंग करा, जो भी करा, और आपने शूट कर दिया। अब एक बर्गर मैंने आपको दे दिया, इसको हूबहू बनाओ जी। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बल्कि 3 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये है कि इसको स्टडी डिकोड करना, डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्या चीज़ कहाँ है, लाइटिंग, टेक्सचर, कितनी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, और क्या एंगल है, वगैरह वगैरह सब समझना पड़ेगा आपको, जो कि आपने अपने टाइम पर सरोसरी ऊपर समझ लिया था। दूसरा, जब आप इस तस्वीर को बनाएंगे तो आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स भी इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। जो भी मिल रहा है वो उससे नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सेम चाहिए। और तीसरा, जहाँ सारा कुछ टेस्ट हो जाता है, आपका पता लग जाता है आपको लाइटिंग की कितनी नॉलेज, आपने जो शेडोज को नोटिस किया कि नहीं किया, आपने हाइलाइटर्स को नोटिस किया कि नहीं किया, ये सारा कुछ। और इमिटेशन इज नो लेसर देन क्रिएशन। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब आप बड़े शूट, प्रोफेशनल बड़े शूट करते हो, तो उसमें मैं ये मान के चलता हूँ मैक्सिमम इमिटेशन ही है। हाँ। जब हम किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ किसी बड़े ब्रांड का शूट करते हैं, तो क्रिएटिव डायरेक्टर के यहाँ से जो डेक आता है उसमें रेफरेंस शॉट्स होते हैं, तो पूरी टीम बैठ कर डिसाइड करती है कि ये ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है, नहीं करना है, फिर प्रिक्योर कहाँ से करना है, फिर उसमें 2-3 और लोग स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, लाइक फूड स्टाइलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, उसकी क्या इनपुट है,
फिर क्रिएटिव स्टाइलिस्ट, तो फैशन स्टाइलिस्ट, क्योंकि जब कई बार लाइफस्टाइल भी आपको शूट करना होता है, तो इन सब चीज़ों को मिला के जो इमिटेशन है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। अच्छा करण, आप ये बताओ कि जब आपने लर्निंग शुरू की, जब आईआईपी का लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा बैचलर्स वाला आपका, तो उसमें आपने, बाकी तो नॉर्मल है, मतलब जो प्रोसेस है वो तो सभी के लिए सेम होता है, जो फाइनल ईयर में आपके प्रोजेक्ट्स थे जी, वो क्या प्रोजेक्ट्स थे और उसमें आपने किस कॉन्टेक्स्ट में उनको मैंने किया था? 3 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे अपने। एक में मैंने किया था फूड, एक मेरा था आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, और एक मेरा इंडस्ट्रियल था। ठीक है। फूड इंडस्ट्रियल में आपने क्या किया था? फूड में मैंने ओनो पिज़ारे करके कंपनी है, अच्छा। उनका फूड शूट जो मैंने किया था वो मैंने सबमिट किया था सर। ठीक 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 ठीक, मुझे तो याद आ गया मुझे। वो इसलिए भी किया था क्योंकि वो इंडिया के अंदर स्पेशली इंडिया मेन्यू के लिए ही किया गया था। ओके। इट्स नॉट जनरल, जैसे जनरल एक मेन्यू बन जाता है वैसा नहीं था, वो स्पेशल था क्योंकि कुछ अमेरिका से ही आए हुए थे बर्गर्स, और कुछ बर्गर इंडिया के लिए थे क्योंकि यहाँ पे बीफ बैन है, तो बीफ को रिप्लेस करना था। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि क्योंकि अमेरिका से ही क्रिएटिव आया हुआ है सब कुछ, तो वहाँ पे वो डार्क थीम यूज़ की गई थी, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सेम इमिटेट करना था। अच्छा। जैसे अभी आप कह रहे कि इमिटेशन, हाँ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि इमिटेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास एक मेन्यू दिया गया है, बस उसमें हमने 2-3 बर्गर्स को फिट करना था यहाँ पे शूट करके, तो एक वो था। क्या किया था फिर, रिप्लेसमेंट क्या किया आपने? मशरूम बर्गर्स इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने यहाँ पे, तो वो सेम मेन्यू इंडिया में भी हुआ, फिर यूएई के अंदर भी चला गया था, ऐसे 2-3 और कंट्रीज के अंदर भी गया था। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था मेरा आर्किटेक्चर का, उसमें आशियाना हाउसिंग करके एक कंपनी है जो जयपुर और इधर उधर उनके सोसाइटीज होती हैं, तो उसका मैंने आर्किटेक्चर आउटडोर था, तो उसमें मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस होती थी, मैं पैनोरामा शूट करना पसंद करता हूँ, तो उसमें पूरा आपको व्यू नज़र आता है एक सिंगल इमेज के अंदर कि कितनी बड़ी सोसाइटी है, कितना उनका आर्किटेक्चर कैसा है, बिल्डिंग का क्या डिटेल्स, तो अच्छा। एक वो था। और जो इंडस्ट्री में मैंने किया था वो किया था हमने मारुति प्रोजेक्ट, तो उसका पूरा के शीट आती है और शीट से फिर जब गाड़ी बन के बाहर जाती है, प्रोडक्शन का था, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस मैंने उसके अंदर शूट किया था। अमेजिंग। अच्छा, तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एडिट खुद करते हो? जी, टोटल खुद करते हो? जी। ओके सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? कोई ऐसी बात जो आप स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बताना चाहते हैं? जनरेशन्स के लिए स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि भाई ध्यान लगा करके पढ़ो, और क्योंकि फ़ोटोग्राफी का जो मीनिंग है दैट इज़ पेंटिंग विद लाइट, तो लाइट की प्रॉपर स्टडी करो। कुछ नहीं आ रहा तो छुपाओ मत, अपने टीचर से, अपने किसी सीनियर से मस्ट आस्क क्वेश्चंस कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये हो नहीं रहा, तो ये क्यों नहीं हो रहा, तो आप मुझे प्लीज़ बताओ। तो अगर आप छुपाओगे, बताओगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर स्ट्रगल करोगे। फिर स्ट्रगल करोगे। ठीक है। करण, आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है जी, बीच में कोविड टाइम में तो खैर चलो किसी ने भी काम नहीं किया, आपने किया था कोविड टाइम में? कुछ कर रहे थे अपने घर पे प्रैक्टिस वही सब चल रहा था? सिस्टम्स क्या रखे हुए हैं आपने अपने पास अभी? मेरे पास जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कैनन का है, कैनन सिस्टम यूज़ करता हूँ। ओके। मैकबुक्स हैं, आईमैक्स हैं, तो विंडोज़ और मैक दोनों पे ही एडिटिंग प्रोसेस होता है। प्रेफरेंस मैक के ऊपर रहती है, ठीक, जस्ट फॉर कलर करेक्शन, बाकी तो सेम ही है। सर्विसिंग, क्लाइंट सर्विसिंग खुद ही करते हो? हाँ जी। ओके। मैसेज फॉर IIPians एंड नेक्स्ट जनरेशन जो फोटोग्राफी को, जैसे डैड ने कहा कि भाई अपने क्वेरीज को पूरा करें, अपनी क्वेरीज को पूछे कि भाई ये कैसे होएगा, मेरे से नहीं हो रहा, तो उसमें नहीं छुपाना चाहिए।
हाँ, केवल सिक्योरिटी की वजह से बच्चा ये सोचता है कि मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, या स्टूडेंट्स मेरे साथ के स्टूडेंट्स, कई बार बंदे को लगता है कि यार क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने ये पूछा तो मेरे दोस्त क्या सुनेगा, यार तुझे आता नहीं है, तो तब मत पूछो, पर्सनली जाके सर से 1-to-1 पूछ लो कि सर मुझे ये नहीं आता या ये इस पे करने में दिक्कत हो रही है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे मेंटोर्स कभी उस चीज़ को गलत नहीं समझते। अगर आप अकेले भी जाके पूछेंगे तो आपकी बिल्कुल हेल्प करते हैं, तो उसमें छुपाने का नहीं है, और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि जो चीज़ आपको आगे कि व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, कुछ गलत भी करके देखो, हो सकता है कुछ अच्छा ही निकले। प्रैक्टिस करना चाहिए, और इन केस आपके कोई इश्यूज हैं तो वो मेंटर से, सीनियर से बात करना चाहिए वो भी। और दूसरे ना, एजेंसीज में भी बच्चों को जाना चाहिए अपने इंडिपेंडेंटली। और कई बार उनको लगता है कि कई बार स्कूलिंग ऐसी होती है कि वो बहुत इन्फ्लुएंशली अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाते, तो उसमें उनको डरना नहीं चाहिए, अपने मस्त होकर के हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती। सर हम तो हिंदी बोलते हैं। हाँ, नहीं जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई बार एजेंसीज के हम बैठते हैं तो कई लोग आते हैं, लोग कनेक्ट करने के लिए, वो देखते हैं यार ये 4 आर्ट डायरेक्टर बैठ के अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, वो बेचारे बात किए बगैर ही चले जाते हैं। एक इंस्टेंस मेरे को याद आ गया, चंडीगढ़ का। हम लोग चंडीगढ़ में रहा करते थे, चंडीगढ़ में ही हमने आर्ट कॉलेज में पढ़ाई पढ़ी है, तो वहाँ पर क्या दिल खोल के बात की जाती है, वहाँ पर हंसी भी खुल के, ऐसे नहीं कि अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं लग रहा है। तो मेरे एक दोस्त हैं गौरव त्रेन, जिनकी म्यूज़िक कंपनी है, वो भी लंदन और कनाडा, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी है तो पंजाब का म्यूज़िक कहाँ कहाँ चलता है, तो उन लोगों से बात करते थे। तो मैंने उसको पूछा इंग्लिश कैसे बोलते थे, कहता है अगर वो इंग्लिश बोलते थे तो हम पंजाबी में शुरू हो जाते थे। ऐसा ही होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोग्राफी इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये सबको समझ में आती है, इमोशन सबको समझ में आते हैं, रस सभी को समझ में आते हैं, झिझक नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है जो करण या परम सर ने भी बताया कि झिझक नहीं होनी चाहिए, मस्ट आस्क योर क्वेरीज एंड क्लैरिटी होना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले समय में जो डिस्कशंस हैं आपकी वो अधूरी ना रह जाए, क्लैरिटी आपकी उसमें कमी ना रह जाए। आज का जो डिस्कशन हमारा परम सर के साथ रहा और करण के साथ में रहा, वो एक जनरल डिस्कशन था। एक तो मुझे इस बात को समझना था कि जो 4th जनरेशन फोटोग्राफी की है, लर्निंग फ्रॉम इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर साहब, और खुद हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन भी फोटोग्राफी करे तो होपफुली, और ये समझना बहुत ज़रूरी था। और ये लीगेसी और कितना एक ऐसा लगता है कि वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरा कि आपके एक्सपीरियंसेस बच्चों को, जनरेशन्स को सीख देते हैं, आपके छोटे छोटे टिप्स जो आप कई बार चलते चलते, जैसे आपने रोटीग्राफी को क्लियर कर दिया, या आपने एनटीपीसी को क्लियर किया, या वो एथिक्स की बात जो आपने बताई कि हम नहीं देंगे वो चीज़ चाहे कितनी भी महंगी और ऑड या इवन थी, आपने भी बताया कि किस तरह से हम लोग को आगे अपनी लर्निंग के बारे में कैसे बातचीत करनी चाहिए। ये डिस्कशन का मुद्दा था। ऐसे ही और भी डिस्कशंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। सर के पास खजाना है बताने के लिए, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं यहाँ आईपी में, स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट 1-on-1 आके से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमसे आप क्वेश्चंस करें। आप सर से भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर, और करण से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वहाँ रिप्लाई भी करेंगे। फूड फोटोग्राफी में, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में, या इन जनरल आपको कोई जानकारी करनी है तो आप जरूर लिखिएगा। करियर को कैसे बनाया जाता है, कमर्शियल जन फोटोग्राफी कैसे होता है, ब्रांड्स के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, जरूर जवाब मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।